मैं मुकेश कुमार क्लास 11th के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है रेडॉक्स अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया के प्रकार। इट मींस रेडॉक्स रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो बच्चों, अब आते हैं आज के टॉपिक पर जिसका नाम है रेडॉक्स अपक्रिया। बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स वीडियो में काफी डिटेल में बता चुका हूं। वहां मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है उसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या बताया था बच्चों कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। बच्चों, केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन की अकेली प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऑक्सीकरण अकेला एक अर्ध अपक्रिया है और अपचयन अकेला एक अर्ध अपक्रिया है। तो इसलिए ये दोनों साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अपक्रिया में। तो इस तरह से बच्चों इसकी जो डेफिनेशन बनती है उसको देखो। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्या है बच्चों? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अब बच्चों आते हैं इसके टाइप्स पर कि रेडॉक्स अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। इनको देखिए। पहला प्रकार है अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया। इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा टाइप है बच्चों अंतः अणुक रेडॉक्स अपक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, अंतरा के लिए इंटर वर्ड आता है और अंतः के लिए इंट्रा आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तीसरे टाइप की है बच्चों स्वतः या असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों 3 तरह की रेडॉक्स अपक्रिया होती है, अंतराणुक, अंतःणुक और स्वतः या असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया। अब इन तीनों को समझ लेते हैं बच्चों ध्यान से कि इन तीनों में क्या भिन्नता है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया की। अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया की बच्चों ये एक ऐसी रेडॉक्स अपक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। क्या आइडेंटिटी है कि अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ठीक बच्चों, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं अंतःअणुक की। बच्चों, अंतःअणुक रेडॉक्स अपक्रिया में एक ही पदार्थ के ध्यान में रखना बच्चों, एक ही पदार्थ के एक परमाणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे परमाणु का अपचयन होता है। फिर देखो बच्चों, अंतःअणुक रेडॉक्स अपक्रिया में एक ही पदार्थ के एक परमाणु का ऑक्सीकरण और दूसरे परमाणु का अपचयन होता है। अब बात करते हैं बच्चों स्वतः या असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया की। बच्चों ये एक ऐसी रेडॉक्स अपक्रिया है जिसमें एक ही पदार्थ के एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो जाता है। ऑक्सीकरण भी हो जाता है और अपचयन भी हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं स्वतः या असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया। फिर एक बार बच्चों देखिए, पहली मैंने आपको बताई थी अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया। तो अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। फिर मैंने आपको बताया अंतःअणुक रेडॉक्स अपक्रिया। तो अंतःअणुक रेडॉक्स अपक्रिया में एक ही पदार्थ के एक परमाणु का ऑक्सीकरण और दूसरे परमाणु का अपचयन होता है। फिर मैंने बात की स्वतः या असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया की। तो इसमें एक ही पदार्थ के एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं। तो बच्चों ये पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है ये मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर दी है। अब आप बोर्ड से इसको अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट कर लेंगे। एक बार मैं इसकी रीडिंग किए दे रहा हूं। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन
वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अपक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अपक्रिया मैंने बताया कि इसको तीन तरह से विभाजित किया गया है। पहली है अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया, इट मींस इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों इसका इंग्लिश वर्जन भी ध्यान में आप रखेंगे। दूसरा है अंतः अणुक रेडॉक्स अपक्रिया, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा है स्वतः या असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया, ऑटो और डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब इनकी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अंतराणुक रेडॉक्स अपक्रिया वह रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण व दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, अंतराणुक रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अब बच्चों आते हैं अंतः अणुक रेडॉक्स अपक्रिया पर। तो बच्चों वह रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ के एक परमाणु का ऑक्सीकरण व दूसरे परमाणु का अपचयन होता है, अंतः अणुक रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अब बच्चों आते हैं स्वतः या असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया पर। वह रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ के एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं, स्वतः या असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करो। इसके बाद मैं इसको रिएक्शंस के थ्रू तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर कराने जा रहा हूं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब बच्चों मैं इन तीनों रेडॉक्स अपक्रियाओं को वन बाय वन आपके सामने एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें बच्चों। पहली क्या है? इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इट मींस अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया। इसके लिए बच्चों एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमने ले लिया AlCl3 और ये हमारा पोटेशियम से रिएक्शन करता है, और पोटेशियम से रिएक्शन होने के दौरान ये बनाता है Al और बनाता है KCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों पोटेशियम में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों हमें केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग से यहाँ मतलब नहीं है, फिर भी हम एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बच्चों ये एक अपक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम क्लोराइड पोटेशियम से रिएक्शन करके एल्युमिनियम बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। अब यहाँ पर हम ये पता करते हैं कि इसमें पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्याओं में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, पता करते हैं। तो सबकी ऑक्सीकरण संख्याएं यहाँ निकालते हैं। बच्चों ऑक्सीकरण संख्याएं कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं लेक्चर वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा चुका हूं। जो बच्चे डायरेक्ट मेरा ये लेक्चर वीडियो देख रहे हैं तो पहले मेरे इस चैनल पर अपलोड किए गए लेक्चर वीडियो जिसमें मैंने ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना बताया है उसको जरूर देखें, तभी बच्चों ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत रहेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ AlCl3 में मैंने आपको बताया कि Cl की ऑक्सीकरण संख्या, देखिए बच्चों मैंने ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के 8 नियम बताए हैं। आपको ये 8 नियम मौखिक याद होने चाहिए, तो अगर नहीं आ रहे हैं आपको याद तो आप इन्हें याद कर लीजिए एक बार, तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो वहां मैंने बताया है कि Cl की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः कितनी होती है? -1, और Cl की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में तब आती है जब ये ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। तो AlCl3 में ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा है, इट मींस इसकी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी -1। जब AlCl3 में आप Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 लिखते हैं तो Al की कितनी हो जाती है पता करिए बच्चों। मैंने तरीका बताया है, Al की x मान लेंगे और Cl की कितनी है -1 और इक्वल टू 0 करेंगे, इट मींस x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, यानी कि Al की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ निकल कर आ रही है +3। आप पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। बच्चों मैंने पहले नियम में बताया है कि मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। बच्चों पहले सभी की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, तभी हम बता पाएंगे कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। बच्चों पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसका होता है अपचयन। तो देखो Al यहाँ स्वतंत्र है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। KCl में आप जानते हो Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 और पोटेशियम ये क्षार धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अब ध्यान से देखो बच्चों, AlCl3 में Al है और Cl है। Al की ऑक्सीकरण संख्या +3 से 0 हो रही है,
किंतु Cl की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि Al की ऑक्सीकरण संख्या जो है परिवर्तित हो रही है और कहां से कहां जा रही है बच्चों, ध्यान दो, Al की ऑक्सीकरण संख्या हमारी +3 से आ रही है 0, +3 से आ रही है 0। अब देखो बच्चों और आगे देखो, यहाँ पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। इट मींस पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या में हो रहा है परिवर्तन और ये पोटेशियम की हमारी ऑक्सीकरण संख्या जो है ये 0 से हो रही है +1, 0 से +1, इट मींस ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है हमारी ये ऑक्सीकरण की है। किसकी है, ऑक्सीकरण की है। इट मींस यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 से 0 हो गई। इट मींस एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो आप देख रहे हो कि AlCl3 का हो रहा है अपचयन और जबकि पोटेशियम का हो रहा है ऑक्सीकरण। इसकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई थी कि वह रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उसको हम कहते हैं अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया। तो यहाँ बच्चों AlCl3 का हो रहा है अपचयन और पोटेशियम का हो रहा है ऑक्सीकरण। यानी क्या हो रहा है यहाँ, AlCl3 का अपचयन व पोटेशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस वजह से ये अपक्रिया किसकी है बच्चों, अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रिया की, अंतरा अणुक रेडॉक्स की ये अपक्रिया है। तो बच्चों यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों आते हैं नंबर 2 पर और 2 में मैंने आपको बताया था इंट्रा मोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं अंतः। अंतः का मतलब एक ही पदार्थ के अंदर, अंतः मीन्स एक ही पदार्थ के अंदर, अंतरा मीन्स एक से अधिक पदार्थ हैं यहाँ पर। अंतरा का मतलब एक से अधिक पदार्थ और अंतः का मतलब एक ही पदार्थ। अंतः अणुक रेडॉक्स, अंतः अणुक रेडॉक्स अपक्रिया, इसको समझते हैं बच्चों अंतः अणुक रेडॉक्स अपक्रिया। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें मैं ले रहा हूं KClO3 पोटेशियम क्लोरेट और इसका करा रहा हूं ऊष्मीय अपघटन। बच्चों आपको पता है कि जब इसको गर्म करते हैं तो ये 2 उत्पाद बनाता है, KCl बनाता है और O2 बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 हैं, तो बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करते हैं, यहाँ 2 का गुणा करते हैं, यहाँ 3 का गुणा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बैलेंसिंग का यहाँ रोल नहीं है, हमें यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है और पता करना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। देखिए बच्चों KClO3 तो KClO3 में K की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। अब देखो बच्चों Cl के बारे में मैंने रूल बताया है कि Cl की ऑक्सीकरण संख्या प्राय -1 होती है, लेकिन जिन यौगिकों में ये किसी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है वहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस ना होकर के कोई धनात्मक संख्या होती है, जो मैं यहाँ पर अभी डिटरमिन करने जा रहा हूँ। ऑक्सीजन के बारे में बच्चों क्या बताया था कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्राय -2 होती है। तो KClO3 में पोटेशियम क्षार धातु है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो Cl की कितनी होगी बच्चों, वही रूल कि मान लेंगे Cl की ऑक्सीकरण संख्या x है और यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग हमेशा 0 होता है, तो इसी रूल से इसको निकालेंगे। तो K की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि +1 प्लस Cl की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि x प्लस
3 गुणित ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लेंगे, +1 + x 3 दूना 6 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू +5। कहने का मतलब है कि यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या हमारी है +5 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। KCl में आपको पता है K है क्षार धातु, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है और Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। O2 ये स्वतंत्र अणु है तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। अब बच्चों देखो किस किस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन आपको दिख रहा है। बच्चों के देखो K +1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। Cl +5 -1 यानी कि Cl की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ परिवर्तित हो रही है। कितने से कितनी हो रही है बच्चों? +5 से -1 हो रही है। +5 से -1 यानी कि घट रही है कि बढ़ रही है? +5 से -1 घट रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो हम कहते हैं उस प्रक्रिया को अपचयन। क्या बोलते हैं? पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उनका होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तो यहाँ अपचयन हो रहा है। और बच्चों देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से हो गई 0, यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में भी हो रहा है परिवर्तन और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 आ रही है। इट मींस -2 से 0 इसका मतलब बढ़ रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आपने यहाँ हाँ इसको अलग कर दो, ऐसे कर दें तो आपने देखा कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें एक ही पदार्थ कौन KClO3 में एक परमाणु Cl का अपचयन होता है, दूसरे परमाणु ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीकरण। तो यही तो बच्चों इसकी कॉन्सेप्ट है कि एक ही पदार्थ के एक परमाणु का होता है ऑक्सीकरण और दूसरे परमाणु का होता है अपचयन। तो इसको हम कहते हैं अंतः अणुक रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि जो कुछ हो रहा है वो एक ही अणु के अंदर हो रहा है। ठीक, अंतरा का मतलब जो कुछ होगा वो एक से अधिक अणुओं के बीच में होगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं नंबर थर्ड। थर्ड क्या है? ऑटो डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन इसको बच्चों क्या बोलते हैं? स्वतः या असमानुपातन। असमानुपातन इसको बच्चों हटा देते हैं। स्वतः या असमानुपातन अभिक्रिया। स्वतः या असमानुपातन अभिक्रिया। तो इसको भी हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्लियर करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूं I2 और I2 आयोडीन और इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से। तो बच्चों जब आयोडीन NaOH से अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट बनता है NaIO3। बच्चों इसको पढ़ते हैं सोडियम आयोडेट, इसका नाम है सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट। दूसरा प्रोडक्ट बनता है बच्चों NaI, इसका नाम तो जानते होंगे सोडियम आयोडाइड। बच्चों कोई भी रिएक्शन पहले लेबोरेटरी में होती है तो हमें पता होता है कि इसके उत्पाद क्या हैं और उसकी रासायनिक समीकरण बाद में लिखी जाती है। तो रिजल्ट के आधार पर रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। तो रासायनिक समीकरण आप तभी लिख पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण आप लिखने जा रहे हैं उसमें अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, और अभिकारकों के रासायनिक सूत्र क्या है और उत्पादों के रासायनिक सूत्र क्या है। इट मींस रासायनिक समीकरण जब आप लिखते हैं तो आपको उत्पाद पहले से ही पता होते हैं। ठीक बच्चों, NaI और इसमें बच्चों बनता है वाटर। वाटर का फार्मूला या सूत्र H2O। अब बच्चों देखो इसकी बैलेंसिंग भी कर लेते हैं, हालांकि बैलेंसिंग से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, इसकी बैलेंसिंग थोड़ी जटिल है। यहाँ रेशियो याद कर लिया जाता है, 3 और 6 का रेशियो होता है इन दोनों में। तो यहाँ पर NaI 5 बनते हैं।
हाइड्रोजन जरा चेक कर लो, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ है 2, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। मैं फिर कह रहा हूं कि बैलेंसिंग का यहाँ रोल नहीं है, यहाँ हमें ये पता करना है कि कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। तो देखो बच्चों, I2 स्वतंत्र अणु है तो इसमें आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। सोडियम क्षार धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 और हाइड्रोजन की कितनी होती है +1। ये जो 8 रूल मैंने आपको बताए हैं उन्हीं से ये मैं आसानी से लिख पा रहा हूं। तो फिर मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम वाला लेक्चर वीडियो देखें और उन नियमों को समझें और याद करें। पहले आप आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन कितनी होती है -2, तो आयोडीन की निकाल लेते हैं। देखिए आयोडीन की X मान लेंगे तो सोडियम की +1, आयोडीन की X मान ली और ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 दूना 6 = 0, यानी कि X - 5 = 0, इट मींस X = +5, यानी कि NaIO3 में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या है +5। कितनी है बच्चों +5। आगे बढ़ते हैं बच्चों, Na तो Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और आयोडीन की होती है -1। बच्चों एक ही परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग यौगिक में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे NaIO3 में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है जबकि Na में -1 है। H2O में H है, H की +1 होती है और ऑक्सीजन की -2। अब ध्यान से देखो किन किन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव हो रहा है। इनको बच्चों थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, +1 -2। ध्यान से देखो बच्चों, आयोडीन में आयोडीन जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या इधर +5 भी है और -1 भी है। Na की ऑक्सीकरण संख्या दोनों तरफ +1, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 और +1। इट मींस आयोडीन को छोड़ करके किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या, इसको बच्चों मैं हटा देता हूं, इसका नाम आप ध्यान में रखिएगा, सोडियम आयोडेट। आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितनी हो रही है +5, 0 से +5, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में हो रहा है वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है आयोडीन की यहाँ पर। तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। और ढूंढो बच्चों आयोडीन को, यहाँ -1 हो रही है ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या हमारी जो है ये 0 से हो रही है -1। 0 से -1, 0 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है बच्चों, दिमाग लगाओ, -1 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे -1 बड़ा होता है, लेकिन एकदम गलत, माइनस वो ऋणी है, ऋणी कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा कौन होगा 0 का मतलब है जिस पर ना माइनस है ना प्लस है, न्यूट्रल है, और जो -1 है तो उस पर तो ऋण है, तो यानी कि 0 -1 से बड़ा होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 घट रही है और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन बोलते हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इस रासायनिक अपक्रिया में एक ही पदार्थ आयोडीन I2 के परमाणु आयोडीन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो बच्चों यही तो कॉन्सेप्ट है स्वतः या असमानुपातन अपक्रिया की, यानी कि ऑटो और डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की। डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, आप यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन जरूर लिख लें, ठीक है, छूट गया है हमसे। यहां भी आगे बढ़ा सकते हैं आप, इसको बढ़ा लें, रेडॉक्स अपक्रिया असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया, असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया, ये पूरा हेडिंग है इसका। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों टाइप की जो रेडॉक्स अपक्रियाएं हैं इन तीनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा और इनकी कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं।
तो बच्चों अब इस छोटे से लेक्चर वीडियो को जो पूरी तरह से रेडॉक्स रिएक्शन पर केंद्रित था, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों अगर आपको रेडॉक्स अपक्रिया और उसके प्रकार समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 11th की पूरी केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियो रेगुलर वे में आपको मिलते ही जा रहे हैं और मिलते ही जाएंगे जब तक कि सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा।